हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडलर। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए और क्या फ़िलहाल मार्केट में न्यूज़ है, खबर है और क्या माहौल गर्म है। तो फ़िलहाल अगर बात करें तो यहाँ पे आज हिंडनबर्ग ने एक जवाब दिया और उस जवाब के पहले सेबी ने उनको नोटिस किया, शो कॉज नोटिस की क्यों उन्होंने उन्होंने जो रूल्स ब्रीच किए हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के और जो भी उन्होंने रिपोर्ट बनाई स्टॉक मैनिपुलेशन एंड ऑल दैट। तो हिंडनबर्ग ने उसका जवाब दिया है और जवाब में उन्होंने कहा है कि ये जो टोटल जो उन पे आरोप लगाए कि इन्होंने मैनिपुलेशन किया एंड ऑल दैट, ये बोगस है। और उन्होंने ये भी डिस्क्लोज किया कि कोटक महिंद्रा बैंक के थ्रू हिंडनबर्ग और उनके पार्टनर्स ने इंडियन मार्केट में शॉर्ट किया था और इस पूरे शॉर्टिंग के केस में उन्होंने सिर्फ $4 मिलियन का प्रॉफिट बनाया। और इस पूरे के पूरे सिस्टम का जो एक प्रोसेस था वो कहाँ से गया? कोटक महिंद्रा बैंक के थ्रू, जिसका नाम सेबी ने छुपाया। उसको के कुछ करके इन्होंने नाम दिया और इसका नाम उन्होंने छुपाया। तो ये चीज़ उन्होंने क्लियरली यहाँ पे कटघरे में खड़ा कर दिया है सेबी को। और सेबी के बारे में एक और चीज़ कही कि सेबी ने ब्रोकर को प्रेशर किया कि इनकी और इनके एसोसिएटेड लोगों की पोजीशन काटी जाए शॉर्ट की, ताकि स्टॉक गिरना बंद हो जाए और स्टॉक में बाउंस आ जाए। तो ये इन्होंने बहुत सीरियस आरोप लगाए हैं सेबी पे, इन्होंने बहुत सीरियस आरोप लगाए हैं कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा हमें नहीं पता कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो उनके पार्टनर हिंडनबर्ग हैं एंड ऑल दैट। तो मतलब किसी ने क्लियरली ना नहीं बोला कि हाँ यार कि ऐसा नहीं है, कोटक महिंद्रा बैंक इसमें शामिल नहीं है, इसमें कहीं भी उसके थ्रू ऑर्डर्स नहीं गए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक बोला हमें नहीं पता कौन हमारे कस्टमर उनके साथ है एंड ऑल दैट। तो ये कस्टमर का कस्टमर, दोस्त यार, जो भी पार्टनर, इतना ज़्यादा डिटेल में वैसे बैंक्स जाते नहीं है। अकाउंट जिसके भी नाम पे होगा, जैसे भी होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली द प्रोसेस, बट पॉइंट इज कि इन्होंने उनको नोटिस भेजा, उन्होंने और यहाँ पे 4-5 एक्सपोज कर दिए और डिटेल में कि क्या क्या हुआ। और सेबी ने जानबूझ के पोजीशन काटी। देखो, सेबी का काम पोजीशन काटना नहीं है, लेकिन सेबी ने ब्रोकर्स को प्रेशराइज करके इनकी पोजीशन कटवाई और उनको ब्लैकमेल किया, थ्रेट किया कि हम आपके खिलाफ सीरियस एक्शन लेंगे अगर आप इनकी पोजीशन नहीं काटते हो, जिसके कारण स्टॉक गिरना बंद हो गया। तो ये सारी चीज़ें हिंडनबर्ग ने बोली है, जो कि बहुत ही सीरियस, अगेन एक पेंडोरा बॉक्स खोल के रखता है कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो चीज़ें हैं उनकी वैलिडिटी एंड ऑल दैट, वो बहुत लोग डिस्कशन चलते हैं, वो एक चीज़ अलग पॉइंट है। बट ये फिर से इशू गर्म हुआ है, जिसके कारण आज कोटक बैंक में भी काफ़ी पिटाई देखी गई। और कोटक बैंक और सारे बैंक इनफैक्ट आज अच्छे खासे गिर रहे थे। आईसीआईसी बैंक भी गिरा, कोटक, एक्सिस, ये सारे। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल अभी मसाला नहीं लगा है। तो पॉलिटिक्स अगर इसमें शुरू हो गई तो ये एक अगेन प्रॉब्लम बन जाएगा, क्योंकि अभी ऑपोजिशन काफ़ी स्ट्रांग है और ऑपोजिशन इस पर फिर से अगर हल्ला करने लगी पार्लियामेंट पे। कल आपने राहुल गांधी की स्पीच देखी, आज मोदी जी की स्पीच देखी, तो ये तू मैं एक मुक्का पंच दोनों तरफ से चालू हो गए हैं। और अपोजिशन ने आज पूरा दिन मोदी जी को तक बोलने नहीं दिया। ये जो पहली बार देखा है हमने। आई थिंक पहले नंबर काफ़ी कम था, 80-90 था। अभी नंबर आई थिंक 240 कुछ है। तो 240-90 से हो जाने से आवाज़ भी बहुत तेज़ होती है, क्योंकि बड़ा संसद हॉल है। तो 260, 300 उधर है, 240 इधर पे अगर हल्ला करेंगे तो काफ़ी सुनाई देता है। तो ये दिखा रहा है कि ऑपोजिशन स्ट्रांग है। तो ये शो ऑफ पावर, ये सब चल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये पहला कहते हैं ना कि बीजेपी उतनी स्ट्रांग अब नहीं है, इसको दिखाने की कोशिश संसद के थ्रू हो रही है। और ये सब चीज़ें जो है मार्केट को भी एहसास है। और इसीलिए आप देखेंगे कि अब जो मुद्दे होंगे, इश्यूज होंगे, ये सब चीज़ें उठेंगी और सुनाई भी देंगी। तो ये एक चीज़ हो गई जो हिंडनबर्ग रिलेटेड थी। तो इसकी रिपोर्ट जो है आप पढ़ सकते हैं। हिंडनबर्ग का जो भी रिप्लाई आया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उस पर देखते हैं कि आगे क्या सेट ऑफ इवेंट्स होते हैं। तो फिलहाल अगर मार्केट के लेवल की बात करें तो आज बैंक निफ्टी, मैंने इसकी बात की थी कि धीरे धीरे सरकना शुरू करेगा। अभी आप देखेंगे 53,200 से हम 52,100 आए हैं, लेकिन मैं अभी भी नहीं कहूँगा कि फॉल हो गया है। ये फॉल अभी शुरू हो रहा है, अगर हुआ तो ठीक है। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ दैट पॉइंट जहां से ये मार्केट को एक डिप, एक करेक्शन की जरूरत है, क्योंकि ये इस तरीके से ऊपर जा नहीं सकता जिस तरीके से गया था। तो पहला जो लेवल है मेरे हिसाब से, जो क्लोजिंग है आज के समय में, आज की जो क्लोजिंग है वो खुद दिखाती है कि ये लेवल इंपॉर्टेंट वाले टूटे हैं। मेरा मानना है कि 52,000 के नीचे अगर हम जाते हैं तो हमारा जो अगला बड़ा सपोर्ट है 51,400 और 200 के आसपास है। 51,000 जो था, 100 कुछ एरिया था, जो एक पहला प्री एग्जिट पोल वाला टॉप था।
ऑलमोस्ट वहीं पे कहीं पे सपोर्ट पहला जो है हमें मिलना चाहिए, और इसके 100-200 पॉइंट ब्रीच भी कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो पहला ये सपोर्ट है, मुझे लगता है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों एक डाउन साइड प्रेशर दिखा सकते हैं अगले कुछ दिनों में। बाउंस आएंगे, बाउंस के साथ सेलिंग करना ज़्यादा बेटर है, लेकिन अभी जस्ट शुरुआत हुई है, क्योंकि पहले जो भी फॉल होता है फिर उसको बाय कर लिया जाता है, फिर एक फॉल होता है। तो कल की जो बाइंग थी उसके बाद आज का फॉल हुआ है, और आज का फॉल उसको पूरे को इंगल्फ करके सारे बायर्स को नीचे तक लाया है, और क्लोजिंग भी काफ़ी लो एरिया में ही हुई है। तो मुझे लगता है यहाँ पे अगर हमने लो तोड़ा 52 का, तो 51,300 51,200 तक एक सपोर्ट मिल सकता है। बाउंस अगर होता है तो कहाँ पे आपको रेजिस्टेंस है, 52,300 350 एरिया एक रेजिस्टेंस है, जहां तक अगर हम गए तो वहां से एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। उसके ऊपर अगर निकल गए और उसके ऊपर एक 2-3 घंटे बिताए तो फिर आपका फिर अपसाइड शुरू हो जाएगा। फिर ये दिक्कत है कि फिर मार्केट फिर टाइम पास करेगा, एक रेंज में फंस जाएगा। लेकिन अगर वीयर, अगर मान लो आज का डेटा भी नहीं आया है, लेकिन एफआईआई ने कैश में 2000 करोड़ की सेलिंग की है, लेकिन अगर एफआईआई या बिग प्लेयर्स ऑलरेडी पोजीशन कर चुके हैं डाउन साइड के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी कि मार्केट जो है अब यहाँ से स्विफ्ट फॉल देखा, ना कि झिक-झिक करके ज्यादा, क्योंकि पहला कैंडल बन चुका है, दूसरा कैंडल काफी स्मूथ होता है और बड़ा भी होता है, तो वो देखने वाली बात होगी कि वो बनता है नहीं बनता है। लेकिन आज का कैंडल का साइज भी काफी बड़ा है, और 2 दिन पुराना जो कैंडल बना था उसका साइज भी काफी बड़ा था। तो जो बुल कैंडल है वो छोटा सा बना कल का, और आज का जो रेड कैंडल है वो काफी बड़ा बना। तो ये दिखाता है कि बियर्स बुल को बड़ी रेंज में फंसा ले रहे हैं, लेकिन बुल बाउंस ला रहा है तो छोटे से बियर को फंसा रहा है, मतलब बियर उसमें नहीं निकल रहा है। मतलब बियर बैठ रहा है अपनी पोजीशन में कि हाँ ठीक है, बाउंस करा दिया तुमने, हम लंबा खेलेंगे क्योंकि हमें पता है अभी और नीचे जाना है। तो ये एक चीज़ है। तो बैंक निफ्टी का लेवल मैंने बता दिया। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी का अभी भी मैं कहूँगा कि बहुत कमज़ोर स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन एक और पॉइंट बनता है कि अगर करेक्शन शुरू हुआ तो जो जिसमें ज़्यादा लोग बैठे हैं प्रॉफिट में, वो लोग ज़्यादा देरी से भागेंगे। तो मुझे लगता है कि निफ्टी में भी एक लेवल है 23,980, जो अभी 2 दिन पुराना लो भी था, उसके नीचे हम बियरिश अच्छा खासा देखेंगे। फिर हमारा जो पहला टारगेट है 23,650 और 23,500, ये 2 लेवल मेरे को दिखते हैं 480 490 के आसपास। तो ये 2 लेवल मुझे दिखते हैं, लेकिन उसका ट्रिगर होगा 23,980 990 के नीचे। तो देखते हैं 23,980 990 टूटता है नहीं टूटता है। तो अभी इसके लिए भी 120 पॉइंट है, तो उस 120 पॉइंट, मतलब मेरा ये कहना है कि जिस अगर निफ्टी में ब्रेक आया तो काफ़ी बड़ा आएगा, और वो एक ही 2 दिन में आएगा। आपने देखा निफ्टी नॉर्मली फिर गिरता है तो निफ्टी ही निफ्टी 2-3 दिन गिरता है, बैंक इतना ज़्यादा नहीं गिरते हैं। तो ये एक नज़र है जो लेवल है। और जो आपका बैंक निफ्टी का जो सॉरी निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो आज का हाई रहेगा। उसके ऊपर अगर हम निकल जाते हैं 23,240, तो हम फिर से यहाँ पे 200-300 पॉइंट का अपसाइड खींच देंगे 24,500 तक। लेकिन मेरा ये मानना है कि काफ़ी कुछ ओवरबॉट है मार्केट। मिड कैप में बहुत लोग बहुत लंबा प्रॉफिट लेके बैठे हैं, और होता क्या है, हमेशा आपने मिड कैप में देखा है जब भी गिरता है तो फिर 2-3 कैंडल में ही वो बहुत बड़ा डैमेज कर देता है, लोग नहीं निकल पाते, और फिर उसके बाद फिर बाइंग आ जाती है। लेकिन वो 2-3 दिन का जो फॉल होता है वो आया नहीं है अभी, और बहुत दिन से इस तरीके का फॉल नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि वो किसी भी समय अगर वो उस टाइप का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप एक बार बुलिश जा सकते हो, लेकिन वो मिड कैप में जब तक फॉल नहीं आएगा तब तक हम कह ही नहीं सकते कि फॉल ओवर है। वो फॉल आएगा, और वो बड़ा फॉल आएगा। मिड कैप में 7 से 8%, इंडेक्स में और कम से कम स्टॉक्स में 15-18% का। मतलब वो जो इलेक्शन वाले दिन फॉल आया था वैसा फॉल हमने कई बार देखा है मिड कैप्स में, उस लेवल का नहीं, लेकिन उससे थोड़ा छोटा। तो मुझे लगता है कि एक बार वो हो जाए उसके बाद हम कह सकते हैं हाँ चलो प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन ओवर, फिर एक छोटा सा एक बाउंस के लिए खेल सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल वो हुआ नहीं है, तो वो कभी भी आ सकता है और बता के नहीं आएगा। जिस दिन आप सबसे ज़्यादा रिलैक्स होकर बुलिश जाओगे उसी दिन वो ठोक देते हैं वो लोग। तो ये लेवल है 50,000 24,000 के नीचे, 23,990 के नीचे आप बियरिश हो सकते हैं। 200 250 300 पॉइंट आराम से यहाँ से स्विफ्ट फॉल देगा, और एक से डेढ़ दिन के अंदर ही आपको यहाँ पे 400-500 पॉइंट का कैंडल बन जाएगा। मिड कैप की बात करूँ तो आज बहुत दिन बाद मिड कैप में एक सेलिंग आई, और मिड कैप ने एक अच्छा इंगल्फ किया प्रीवियस डे को, जो कि रेयर है, काफ़ी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसका फॉलो थ्रू मिलना ज़रूरी है। तो आज के लो के नीचे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे मिड कैप इंडेक्स में फिलहाल के लिए अगर आप मेरे से बोलें तो यहाँ पे करीब 7 से 8% का डिप आ सकता है। लेकिन इमीडिएटली अगर मैं बात करूँ तो सपोर्ट है करीब करीब 1.5 मतलब 2% नीचे। तो अगर हम मिड कैप 100 की बात करें 55,000 के आसपास जो है, तो वो उसका सपोर्ट जो आता है वो आता है करीब करीब 54,900 पे पहला सपोर्ट, और 54,300 पे दूसरा सपोर्ट। तो 52,300 तक मुझे लगता है देर सवेर जाएगा, जो कि करंट लेवल से आपका 1500 पॉइंट है, मतलब 3% के आसपास 3% का डिप इंडेक्स में आ सकता है। आज फाइनेंस CNX फाइनेंस निफ्टी फाइनेंस की वो थी एक्सपायरी थी,
उसने भी आज अच्छा कैंडल दिया है, एंगल्फ किया है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे से नहीं हुई है। लेकिन 23,390 लेवल जो निफ्टी फाइनेंस है उसके नीचे ही हम बियरिश होंगे, और उसके नीचे अगर ये जाता है तो 23,000 तक आपका एक लेवल आ सकता है। 23,000 से 22,850 ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है, पहला सपोर्ट एरिया। इसी के आसपास ही आपको 1-8% और नीचे अगर बहुत बियरिशनेस आई तो खींच सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। उसके अलावा पीएसयू बैंक ने आज अच्छी खासी पिटाई देखी है, और ये अदानी वाला इशू फिर जब जब उठता है तो इनको डर ज़्यादा लगता है। तो पीएसयू बैंक पे मैं थोड़ा सा दूर रहूँगा। मैंने पहले ही कहा था सरकारी बैंक, सरकारी कंपनी से थोड़ी दूर रही। आज इसने इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा है, 20 वीक मूविंग एवरेज इसने तोड़ा है, सिंपल मूविंग एवरेज का। तो उसके नीचे ये मुझे नहीं लगता कि कब आया था लास्ट टाइम, वो जब क्रैश हुआ था अभी आपका चुनाव वाले दिन, उसी दिन आया था। उसके अलावा उससे पहले ये आया था 20 फरवरी 2023, मतलब 2023 में जो पूरी रैली शुरू हुई थी तभी इसने उस लेवल को तोड़ा था, उसके बाद अब तोड़ा है जाके। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इस पर नजर रखिएगा। और इंपॉर्टेंट सेक्टर मैंने पहले कहा, इससे दूर रहिए। चुनाव हो चुका है, सरकार बहुत मजबूत नहीं है, सरकार बहुत ज़्यादा अब उस सरकारी ये कंपनी इस पर ध्यान नहीं दे पाएगी, तो थोड़ी उससे दूर रहिए। इसको थोड़ा सेटल हो जाने चाहिए, डस्ट सेटल हो जाने दीजिए, बजट आ जाए उसके बाद ही यहाँ पे टच करना है। मेटल की बात करूंगा तो मेटल मेरे हिसाब से अभी इसमें थोड़ी सी गैस बची है, थोड़ा बहुत अपसाइड और दे सकता है। और इसका जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो करीब करीब 1.5% नीचे करंट, मतलब मेटल स्टॉक्स अगर 1-1.5% का डिप दें तो ठीक है, वो अपसाइड के लिए डिप है। उससे ज़्यादा अगर डिप देने लगे तो मेटल्स में यहाँ पे 4-5% का करेक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये हफ्ता जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मेटल स्टॉक्स के लिए, तो नज़र रखिए। डॉलर अभी भी स्ट्रांग है, तो ये थोड़ा ग्लोबल पिक्चर जो है, अगर टर्मोइल बढ़ता है तो दिक्कत आ सकती है। अब उसके अलावा बैंक्स में सेम चीज़ है, बैंक से इंडिविजुअल की बात नहीं करूंगा अभी, आज वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया। लेकिन मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि ओवरऑल सरकारी कंपनी से थोड़ा दूर रहिए, बजट के बाद मौका मिलेगा। और बहुत सारे लोग नहीं मान रहे थे, तो वो एक ही दिन में जब बहुत बड़ा फॉल आया चुनाव के रिजल्ट वाले दिन, उसी दिन आपको 20-25-30% नीचे लेने को मौका मिल गया था। कोई बोलेगा नहीं यार गिरा और रिकवर तो हो गया, वो ठीक है, लेकिन 25% नीचे लेके ऊपर अगर आप कमाते तो सोचो कितना कमाते। आप 40% कमाते, तो वो मौका है। अब आप बैठे हो घर पे, तो पैसा नहीं आ रहा है। तो ये एक चीज़ है जो बहुत सारे लोग को नहीं पता, लोग लेजी हो चुके हैं, लोग बस बैठे हैं क्योंकि उनको लगता है बस जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा। तो आपको मार्केट जगाएगा, ये मार्केट का नेचर है। मार्केट कभी भी आसान पैसा नहीं देता, और मार्केट बैठे रहने वालों को तो कभी पैसा नहीं देता। तो लोग बोलेंगे हम तो बैठे रहेंगे, आप बैठे रहो ना। एशियन पेंट में बहुत सारे लोग बहुत दिन से बैठे हुए हैं, बजाज ट्विंस में लोग बहुत दिन से बैठे हुए हैं, मौका मिला था 8,000 पे, नहीं निकले, अभी बैठे हैं। तो कई बार बैठे रहने वाले को बैठे ही रहने देता है, ठीक है। एचयूएल जो था 2600 का रेट गया था कोविड के टाइम पे, आज भी 2600-2700 ऐसे ही चल रहा है। तो बैठे रहने वालों को पैसा बनेगा नहीं बनेगा। मेटल स्टॉक्स की बात करूं, टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, ये सारे बहुत पैसे दिए थे इसने आज से 1.5-2 साल पहले, जब झुनझुनवाला का एक वो आया था कि उन्होंने अपने स्टॉक बेचे हैं, बहुत पैसे दिए थे। और उस लेवल पे आज भी नहीं पहुंचा है, अब शायद पहुंचा था, मतलब अभी रिसेंट की जो रैली में। तो 2-2.5 साल 3 साल बैठे रहोगे क्या? इतनी हिम्मत है तो अच्छी बात है। लेकिन ये जो रैली आई है ना लगातार, ये क्योंकि लगातार स्पॉन्टेनियस रैली आई है, इसलिए आप बैठे थे। अगर ये धीरे धीरे गिर गिर के आता, आप नहीं बैठ पाते। तो ऐसी जब भी रैली आई है दुनिया में, इतिहास में, वो रैली का रिवर्सल भी वैसा ही आया है। 2018 का चार्ट आप देख लोगे, समझ जाओगे। बस ये कहना था, बाकी आपका मर्जी, आपका पैसा, आपका सर, आपकी ज़िंदगी। हेलमेट पहनिए, सुरक्षित रहिए, और इस समय घर से बाहर निकलिए तो रेनकोट पहनिए, और नाव भी लेके चलिए, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो बस इसीलिए थोड़ी सी बारिश ज़्यादा है, ये मौसम आपको चेता रहा है कि जो सिस्टम है, बैलेंस है, वो बिगड़ चुका है उसका, एनवायरनमेंट का। तो उसको बैलेंस बचाने के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। दुनिया भर की राजनीति, नेतागिरी, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, अरे ज़िंदगी नहीं बचेगी। इतनी गर्मी हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, अभी ठंड भी खूब हो रही है, तो इंसान क्या कब तक झेल पाएगा? इसके बारे में सोचना शुरू करिए। आई थिंक मैं भी अभी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग में इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट और वो उससे नहीं करता, क्योंकि मैं कर रहा हूँ करीब 15 साल से, थक गया हूँ मैं भी कर करके। अब मैं आजकल सोचता हूँ कि भाई जीवन जीना है, अच्छे से हेल्दी जीना है, ढंग से जीना है। तो कई बार तो माइंड बनाने में ही 6 महीने लग जाते हैं। मेरा वही प्रोसेस चल रहा है। तो अभी कोशिश चल रही है कि कैसे अच्छे से जिएँ, हेल्दी जिएँ, और कहाँ पे, कौन सा ऐसा देश, शहर, कहाँ जाएँ जहाँ पे आप लंबा जी पाओ। रहना तो देखो यहीं है, जीना यहाँ, मरना यहाँ, लेकिन पॉइंट है कि अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। और सिर्फ ट्रेडिंग दुनिया में करने को नहीं है, बहुत कुछ करने को और भी है। ट्रेडिंग में आप सुबह से शाम बैठे रहते हो। मैं कभी कभी बहुत इरिटेट हो जाता हूँ कि यार पूरे दिन बैठा हुआ हूँ, ये क्या काम है कि पूरे दिन देखते रहो देखते रहो देखते रहो, और अंत में आप 1 रुपये भी बना के ना निकलो। तो होता है ना इरिटेशन, सोच। तो फिर लगता है कि यार छोड़ दें क्या,
फिर लगता है और क्या करेंगे, और कुछ आता कहाँ है। तो ट्रेडिंग एक लौती चीज़ है जो मैंने सीखी है, करी है, अच्छे से कर लेता हूँ, तो कर रहा हूँ, लेकिन हेल्थ के लिए ये मुझे नहीं लगता बहुत अच्छी है। सोचिए समझिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, और बातें करेंगे।